चलो इधर देखना, वेक्टर का जो बेसिक डिफिनीशन, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, सब सीख गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, ठीक है। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कुछ कुछ जो मेन मेन टर्म्स हम लोग के पास निकल कर क्या गया था, जैसे में सबसे पहला जो मेन टर्म था कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। वैसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर दोनों के पास सेम सपोर्ट हो या फिर जिनकी सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, तो रिजल्ट क्या मिला था हमारे पास, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। ये चीज हम लोग लिखे थे। अगर लैम्डा का साइन अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर बी ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसलिए तभी आपको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो सके, सेम हो सके। अगर दो लोगों का डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, यानी कि अगर एक दूसरे में एक्सप्रेस करना है तो एक में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। किसी एक में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दूसरे के डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत। वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी, पहला चीज़ ये मिला था। दूसरा हम लोगों ने निकाला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वेक्टर ए कोई एक वेक्टर है तो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे में ये मेरा वेक्टर ए है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको बस यूनिट वेक्टर, यानी कि बस हमको वैसा वेक्टर मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो क्या किए थे, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। यानी कि अगर वेक्टर ए कोई वेक्टर है, ठीक है, देन ए कैप जो होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। कोई दिक्कत, ये सब हो गया था। उसके बाद लास्ट में जो है, ठीक है, टर्म यूज किए थे कि लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो जो हम लोग का जो पढ़ाई जो करना है, लोकलाइज्ड वेक्टर पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब जहाँ पर हम लोग ऑरिजिन ले लेंगे, ठीक है, 2D और 3D में काम करेंगे, आई जे के लेकर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, ये सब के रेस्पेक्ट में, बस समझ रहे ना। तो 99% जो स्टडी होगा हम लोग का लोकलाइज्ड वेक्टर पे होगा। 1% जो स्टडी है फ्री वेक्टर के हेल्प से, वो हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं, जो कि अभी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जहाँ पर वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर बी दिया रहेगा, वहाँ पर वो कहाँ पर है कुछ नहीं, उसका कंपोनेंट हमको नहीं पता रहेगा, वो क्या है, सबके सब फ्री वेक्टर हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो 2 एक्सरसाइज जो आपका चलेगा, उस पर ज्योमेट्री पर हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं, उससे क्या होगा, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना जैसे में उससे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे जरा काम कर लेते हैं। यहाँ देखना, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड अपोजिट्स हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो अगर वेक्टर के नज़र से देखें तो दोनों सेम वेक्टर है, तब तो है कि नहीं। यानी कि अगर इसको हम वेक्टर ए लिख रहे हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। अगर हम इसको वेक्टर बी लिख रहे हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। बस समझ रहा है ना। तो फ्री वेक्टर के हेल्प से हम लोग ये सब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, कोई दिक्कत। फॉर एग्जांपल हेक्सागोन लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखना जरा, अभी एडिशन ओडिशन हम डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन ये देख करके ये तो पता चल रहा है ना कि ये वेक्टर हेक्सागोन रेगुलर है। कैसा है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब वैसा हेक्सागोन जिसके सारे साइड इक्वल हों, ठीक है। अच्छा, जैसे ही रेगुलर हेक्सागोन बनता है तो ये जो साइड है क्या हो गया, क्या इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो ये भी मेरा क्या होगा, वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नहीं पता है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। ये जो है अगर वेक्टर बी है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर बी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, और इक्वल भी, ठीक है। सिर्फ पैरेलल होने से नहीं इक्वल वेक्टर बी और वेक्टर बी लिख देंगे, ठीक है। कब,
जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। जब हम रेगुलर हेक्सागोन लिए हैं तो सबका साइड भी इक्वल होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमको पहले से पता है कि ये दोनों पैरेलल होते हैं, तो डायरेक्शन लगा दिए, तो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी। उसी तरह से ये अगर वेक्टर सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेक्टर सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर देखना इधर आयुष, अगर हम इसको एरो लगा के इधर लिख रहे हैं वेक्टर ए, अब मेरा मन हो गया कि हम इसमें एरो लगाएं इसी तरह का, तब ये वेक्टर ए नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है। ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। उसी तरह से अगर ये मेरा वेक्टर बी है, अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। अगर ये मेरा वेक्टर सी है और इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो ये मेरा हो जाएगा माइनस वेक्टर सी। ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है आज का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, या फिर हाँ एडिशन ऑफ वेक्टर, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। याद रखना, पैरेललोग्राम लॉ ही बोला जाता है, ट्रायंगल हो तो जीरो वाले को बोलते हैं, याद रखना। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर जिसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखना इधर, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, याद रखना, ए से बी ले रहे हैं वेक्टर ए, बी से सी ले रहे हैं वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया हुआ है, ए से बी गए, बी से सी। तो ये जो ए से बी और बी से सी जाने का जो मेरा ये जो ऑर्डर है, ठीक है, इस दौरान दो रास्ते से गए, एक हुआ वेक्टर ए और दूसरा हुआ वेक्टर बी। लेकिन हम शुरू कहाँ से किए थे, ए से, चले कहाँ पे गए, सी पर। सी को बोला जाता है ए प्लस बी। ये जो ए सी जो वेक्टर बना, जो ए से सी पर जाने के दौरान जो ये वेक्टर बना, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? या फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जाता है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हम क्या किए थे, ए से बी पे गए थे, बी से सी पे गए थे। इस दौरान हमको दो रास्ता का यूज करना पड़ा, एक था वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर का मतलब रास्ता समझो, क्योंकि किसी भी रास्ते का मतलब का अपना लेंथ होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये एक लेंथ हो गया, एक रास्ता ए बी हो गया, दूसरा रास्ता हो गया बी सी। तो ए बी और बी सी से हम पहुँचे कहाँ, सी पर, थे कहाँ पर, ए से सी पर चले गए। समझ में आया? तो ये जो ए सी जो वेक्टर बन रहा है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, जब वेक्टर का आप शुरुआत करते हैं, कुछ लड़कों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है, ठीक है, क्या होता है जरा देखना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 हो, लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 5 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है, हाँ। तो कुछ लोग क्या करता है, उसका शुरुआत में अगर डाउट रहता है तो क्या वो लोग कर देता है, तो ये इसको जोड़ करके क्या लिख देता है, 8 लिख देता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8। ये एकदम सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं कि अगर ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 5 है, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ करके लिख देते। बस सुना है ना, वो सब कुछ डिपेंड करेगा, यहाँ का एंगल इस सब पर डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बस सुना रहा है ना, उसका भी हम लोग काम कर लेंगे अभी थोड़ा देर में। सुना रहा? तो ये जो हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है, या फिर इसी ट्रायंगल से किसी भी ट्रायंगल से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। जरा देखना कैसे, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। मैग्नीट्यूड पर हम आते हैं थोड़ा देर में। अगर ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर
बी है, तो ये जो ए से जो सी को गया, ए से जो सी पे गए, तो ये जो नया वेक्टर बना इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार बोले इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए प्लस बी से। कोई दिक्कत? अब जरा देखना, अब हम किसी भी ट्रायंगल को पैरेललोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट है, देखना जरा कैसे। सपोज करो कि यही मेरा ट्रायंगल है, ए बी सी मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। देखना इधर, क्या हम ए से बी सी के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं ऐसे, और उसके इक्वल भी, और इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, बन गया पैरेललोग्राम। तुमको मैंने इधर प्रोड्यूस करने का, और इधर से ज्वाइन कर दो और इधर जगह लेकर के बन जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल को हम लोग पैरेललोग्राम में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखना, तो किसी भी ट्रायंगल को हम लोग जब पैरेललोग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो इस ट्रायंगल को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखना कैसे, इधर ए से ही बी सी के पैरेलल हम खींच देते हैं एक लाइन, ठीक है, और इसी के इक्वल यहाँ पॉइंट लेते हैं डी। ए डी क्या है तुम्हारा, वेक्टर बी ही हो गया। अच्छा, और यहाँ समझो इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं। कोई दिक्कत? देखना है, उस अभी जो बताया था, अगर पैरेललोग्राम बन गया, ये तुम्हारा अगर वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये क्या उसी के पैरेलल और इक्वल है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। कोई दिक्कत? अब चूंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है, तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा और इसके पैरेलल भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। इसीलिए इसको जो है बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत? इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, आपको जाना था ए से सी पर, ए से सी पे जाना था, तो आप ए से होते हुए बी पे जाइए और फिर बी से होते हुए सी पे जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले किसका यूज किया था, वेक्टर ए का, फिर उसके बाद किसका यूज किया था, वेक्टर बी का, ठीक है, सुना रहा है। लेकिन अगर कोई इस रास्ते से जा रहा है तो क्या कर रहा है, पहले किसका यूज कर रहा है, वेक्टर बी का, फिर किसका यूज कर रहा है, वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर ए का। इसका मतलब उसने किया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, लेकिन दोनों शुरू कहाँ से किए थे, ए से, गए कहाँ पर, सी पर, ठीक है। यानी कि दोनों का रिजल्टेंट क्या रहा, सेम ही रहा ना, और दोनों का रिजल्टेंट है क्या, ए सी, ठीक है। यानी कि आप वेक्टर ए सी को दो तरीका से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। यानी कि वेक्टर के जो एडिशन होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि एक दूसरे से आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए। ये चीज़ समझ में आ गया, इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि वेक्टर ऑफ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आप ए से बी पे जाइए या फिर बी से ए पर, बात बराबर। समझ में आ गया पवन? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक। अच्छा, जब ये सीख गए हम लोग, तो हम बोल रहे हैं एक यहीं पर थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अच्छा इससे पहले माइनस का आइडिया देते हैं, इससे पहले जो है माइनस का आइडिया देते हैं। जैसे बना सकते हो, यहीं से बन जाएगा। यहाँ देखना, अब तुम्हारे पास हम कोई ट्रायंगल देते हैं ए बी सी, देखना है जरा, बी सी सी ए बी। कोई तुमसे पूछ देगा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए का वैल्यू क्या होगा। देखो जरा, वेक्टर ए बी, ए से कहाँ पर गए, बी से, वेक्टर बी सी से सी पर, सी से फिर कहाँ पर गए, ए पर, ये क्या हो गया तुम्हारा,
जीरो हो जाएगा ना। और कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि जरा इसको थोड़ा कुछ लाइन लिख करके प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है दो वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ देखना जरा हो क्या रहा है, वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी है, वेक्टर सी ए है। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे पहला कुछ जरूरी चीज़ है, देखना यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एडिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और समझ आ रहा है, एडिशन के लिए क्या जरूरी है कि किसी एक वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, वो दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ए से बी इनिशियल फाइनल, तो ये क्या हो गया इनिशियल फाइनल। लेकिन जब हम इस तरह से वेक्टर लिख रहे हैं, क्या किसी का भी हेड किसी भी टेल से क्या जुड़ा हुआ है? हाँ, किसका? हाँ देखो तो, हाँ ए का बी से और बी का सी से, ठीक है, हाँ सबका जुड़ा हुआ, ठीक। क्या हम बोल दिए थे, यहाँ देखना अगर हम ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, ठीक है, तो अभी अभी जो हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखना ए बी प्लस बी सी को हमको क्या लिखना चाहिए था? ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ए सी। अगर हम ए से शुरू किए, बी पे गए, बी से फिर हम सी पे गए, ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ चले गए? ए से सी पर, क्योंकि हमारे पास एडिशन दो का पॉसिबल है। तो हम ए बी प्लस बी सी को क्या लिखेंगे? ए सी। और ये क्या हो गया? सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा? वेक्टर सी ए इक्वल टू बस सुना रहा, वेक्टर सी ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ए सी, ठीक है। यानी कि ऑर्डर अगर वेक्टर का हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? माइनस का साइन लग जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। तो कुछ लोग इसको ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ देखना ऐसे नहीं, यहीं तक करेंगे। अब उसके बाद इसके बाद वो जीरो लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ए से कहाँ पर गए? सी पर, फिर कहाँ पर आ गए? सी से ए, फिर तो आप जहाँ पर शुरू किए तो वहीं पर आ गए, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को अगर ऑर्डर में ले लिया जाए, किसी भी ऑर्डर में, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, ए बी बी सी सी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ले लेंगे तो भी जीरो होगा। किसी भी एक ऑर्डर में ले लेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, सब आकर के क्या हो जाएंगे? वहीं पर आ जाएगा। कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा आप तुम लोग को मेहनत करवाएगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी आपको इसको ऐसे पढ़ता नहीं है, ठीक है। अगला है, आगे की पढ़ाई में बहुत काम देगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जरा इसको हम जरा समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसका मीनिंग क्या बनता है? ठीक है, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहीं पर लिखा है, इसका मतलब यह है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, हम दो पहले वेक्टर लेते हैं, देखना ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये मेरा होता है वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है आयुष? ये तो काम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना, ए माइनस बी करना है ना, हम क्या करना है? वेक्टर ए माइनस बी, इसको हम तोड़ के लिख दिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक है। बी का माइनस में, यानी कि बी का डायरेक्शन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अभी मेरा बी ए है, लेकिन हमको क्या चाहिए? माइनस बी। तो बी जो इधर की ओर जा रहा था, ठीक है, अब वो बी उधर ना होकर के कहाँ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा। इसको लिख देते हैं पॉइंट डी और रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वेक्टर बी से। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी कि यहाँ से शुरू किए, बी पे गए, बी से डी पे, तो ये जो वेक्टर बना, ये जो वेक्टर बना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो जब ये चीज़ हमको पता चल गया, ठीक है, वेक्टर्स में पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरा इधर देखना, इधर हमारे सामने एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसमें दो वेक्टर हम लिए हैं, ठीक है, फिर से बना देते हैं। देखना जरा इधर, एडिशन समझ गए, ठीक है, डिफरेंस समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ए बी सी डी, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो हम लोगों ने पाया कि ये भी मेरा वेक्टर होगा, ये भी मेरा वेक्टर बी होगा। कोई दिक्कत? वेक्टर बी। अच्छा, ये जो मेरा बनेगा वेक्टर ए सी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था, ठीक है। यानी कि हमको चारों साइड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक डायगोनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायगोनल बीडी को क्या लिखेंगे, डायगोनल बीडी या फिर डीबी, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। डायगोनल मतलब बीडी लिखते हैं। यहाँ देखो, हम बोले कि डायगोनल बीडी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी में, ठीक है। हाँ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तुम जरा खुद से सोचो, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के इक्वल होता है, ठीक है। जब ए प्लस बी का डायरेक्शन ऐसे है तो भैया बी प्लस ए कभी भी ऐसे जाएगा क्या? बी प्लस ए हमेशा क्या होगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी दोनों सेम होते हैं, आंसर देने से पहले सोचा करो, अगर दो वेक्टर सेम हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे, तो फिर तो काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। एग्री कर रहे हो? ठीक, हाँ। तो ये तो बीडी तो कभी बी प्लस ए होगा ही नहीं, क्योंकि बीडी क्या कर रहा है? एसी को तो कट कर रहा है। समझ में आ गया चीज? तो कैसे निकालेंगे जरा देखना इधर, बीडी, बीडी के दोनों एंड से कौन कौन से वेक्टर जुड़े हुए हैं, जरा उसको जरा देखो। बीडी के दो एंड से अगर तुम उस ट्रायंगल में जाओगे तो बोलोगे सर डीसी और बीसी हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल में आओगे तो बोलोगे कि एबी और एडी हैं। इन हो रहा है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, नजर आने लगेगा, इरेज कर दें। हम बोले तुम बीडी निकालो, जब भी किसी वेक्टर को फाइंड आउट करना रहे ना, उस वेक्टर से बनने वाले ट्रायंगल को पकड़ो। जब भी किसी वेक्टर का वैल्यू निकालना रहे, ठीक है, उस वेक्टर से बनने वाले ट्रायंगल को पकड़ो। तो बीडी से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, या तो तुम बीसीडी पकड़ लो या फिर एबीडी पकड़ लो। देखो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी कैसे जा रहा है, देखना इधर। अब उसमें भी ये देखो कौन सा वेक्टर का जो है टेल और किसका हेड जुड़ रहा है, ठीक है, किसका। जैसे मान लो कि तुम बीडी का देखोगे और डीए का देखोगे तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे जाकर क्या मिल रहे हैं? दोनों का हेड मिल रहा है। कोई दिक्कत? दोनों का क्या मिल रहा है? हेड जाके मिल रहा है। अच्छा, इधर देखो तो इसका जो है हेड और इसका टेल मिल रहा है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इक्वल्स टू वेक्टर ए डी। बोलो आयुष,
ए से बी गए, बी से डी गए, रास्ता बना हुआ है तो यानी कि ए से डी चले गए। ठीक है, इधर से हमको रास्ता नहीं मिला था, ऐसे और ऐसे जाने का रास्ता नहीं मिला था क्योंकि हम बी डी मार्क किए हुए हैं। कोई दिक्कत? अगर हम वहीं पर अगर हम ऐसे मार्क कर दिए रहते फिर हमको इन दोनों को लेना पड़ता। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तुम मौनी बाबा समझ में आ रहा है? आओगे तो बैठ के यहाँ पर गेम खेलोगे तभी तो आंख भारी लगेगा ही, कुछ आवाज़ें नहीं निकल रहा है जब से बैठा हुआ है ये। इधर देखो, वेक्टर ए बी प्लस बी डी क्या हो गया? ए डी। अच्छा, वेक्टर ए बी का क्या वैल्यू है? वेक्टर ए, और ये क्या तुम्हारा बी डी, और ए डी का क्या वैल्यू है? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी डी इक्वल्स टू क्या आ गया? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो दिक्कत? वेक्टर बी डी इक्वल्स टू क्या होगा? वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है, अरे वो सुन सोचो ना, हमको बी डी निकालना था, बी डी। अब ए पर, ए से हम अपना कंपेयर करना शुरू किया, मान लो कि हम ए पर है, हमको बी डी निकालना है, तो यहां से हमको डी पे जाने के लिए हमको रास्ता तय करना था बी। ठीक है, और यहां पर तय कर लिए ए, ये कितना बचेगा? बी माइनस ए। कोई दिक्कत? बचेगा क्या? बी माइनस ए। तो वेक्टर बी डी का बात करेंगे तो ये क्या होता है तुम्हारा? बी माइनस ए। और वहीं अगर वेक्टर, अगर इसको साइन चेंज कर दे, ऐसे कर दे तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है? माइनस साइन आता है। तभी जो बी माइनस ए बन रहा था, अगर डी बी का बात करेंगे ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे याद रखते हो इसको। ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब वेक्टर तुम्हारा जो बी डी है वो बी माइनस ए हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है? वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा पहले ट्रायंगल खोजो। जिस वेक्टर को फाइंड आउट करना है, देखो कि उसके एंड से कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। जहां तुम उसको पकड़ना शुरू कर दोगे तुमको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें देखो किसका हेड किसके टेल्स के साथ कनेक्टेड है, बस उस पर जो एडिशन ला अप्लाई हो जाएगा। क्या जी पवन? ठीक है, याद रखना। अभी थोड़ा देर पहले ही हेक्सागोन का हम चर्चा किए थे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जरा दे रहे हैं उसमें हम क्या किए थे कि ए बी सी ले लिए थे, 3 लेकर के दिखाए थे क्या कैसे काम करता है। याद रखना, हेक्सागोन जो होता है उसमें 6 साइड हैं, डायगोनल बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा 2 वेक्टर से ही जो है काम उसका होता है। ठीक है, देखना जरा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा हेक्सागोन का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ रेगुलर हेक्सागोन हम बना रहे हैं। ठीक है, जिसके सारे साइड क्या हो? इक्वल हो। ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा का पूरा जो हेक्सागोन है ना, अभी तुम लोग को समझाने के लिए हम 3 साइड लिए थे कि ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल इक्वल, ये सब बोले थे। लेकिन एक्चुअली में पूरा का पूरा जो हेक्सागोन है 2 ही साइड से जो पूरा गवर्न हो जाता है। इसका पूरा काम जो है 2 ही साइड से हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता था डीसी कितना होगा, कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए देखिए, अगर ये सब सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो उसमें क्या है ना कि आपको हेक्सागोन का प्रॉपर्टीज नहीं पता। हेक्सागोन का जितना प्रॉपर्टीज पता रहेगा उतना जल्दी काम होगा। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं आता है? कोई पूछ देगा कि हेक्सागोन का हर एक एंगल कितना होता है, रेगुलर हेक्सागोन का कितना? मैं पहले हेक्सागोन के सारा एंगल का सम कितना होगा पहले ये बताओ। पागल हो गया है क्या? क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। इधर ये सबको लिख करके रख लो, क्या तुम लोग पढ़ाई करेगा। सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगॉन। कोई अगर एन साइड का जो पॉलीगॉन है उसके जो सारे जो साइड का जो सम होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या फिर कुछ लोग 2 ऐसे कॉमन करके लिखते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये बच्चे बताए हुए हैं अगर हमको किसी पॉलीगॉन का सारा एंगल का सम निकालना है तो किसी भी एक वर्टेक्स को आप पकड़ो, ट्रायंगल बना दो, इसका सम कितना 180, इसका कितना क्या 180, इसका 180, 180, और जब तीनों का एंगल सबका एंगल तुम जोड़ दोगे तो किसका पूरा एंगल मिल जाएगा, हेक्सागोन का। कोई दिक्कत सुन में आ रहा है ना। सारे जो भी इसके एंगल थे वो सारे एंगल टूट गए किसके, ट्रायंगल के एंगल में। तो जितना ट्रायंगल बनेगा उसमें 180 से गुना कर दो, बस सुन में आ रहा। तो इसमें मान लो कि 6 गो साइड है, इधर देख लो आयुष, इसमें 6 गो साइड है, तो ट्रायंगल कितने बनेंगे किसी एक वर्टेक्स से, 4 ही ना। कोई दिक्कत, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए अगर तुम कोई भी वर्टेक्स पकड़ेगा तो 2 गो वर्टेक्स तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। एक हम पकड़े हैं तो किसको किसको छोड़ना पड़ेगा, बी को और एफ को। कोई दिक्कत, अगर 10 साइड है लोन ना, कितना सारा साइड है, तुम कहीं से भी ट्रायंगल बनाना शुरू करेगा ये दोनों को तो छोड़ेगा ही, हमेशा कितने साइड छूटेंगे, 2 साइड। और उसके बाद इसको ऐसे कनेक्ट करेगा, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 6, 7, ये दोनों तो छूटेंगे ही। अगर 10 साइड हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8। तो एंगल कितना बनेगा 180 गुने 8। इसीलिए फॉर्मूला में क्या होता है n-2। बस समझ में आ रहा है। दो वर्टेक्स को आप हटा दिए, उसमें क्या कर दो 180 से गुना कर दो, हमेशा दिमाग में रखो n-2 इंटू 180। समझ में आ रहा है, n-2 इंटू 180, जितने साइड हैं उसमें से 2 कम करके 180 से ये टोटल एंगल होता है। ट्रायंगल का बात करते हैं उसमें 3 साइड होते हैं, 3-2 1, 1 इंटू 180, 180 हो गया। क्वाड्रेटरल में 4 साइड होते हैं, 4-2 2, 2 इंटू 180, 360 हो गया। कोई दिक्कत, इसमें कितने साइड हैं 6, कितना हो जाएगा 6-2 4, 180 गुने 4 720, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन कितना हो गया, यहाँ देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन कितना हो गया 720 डिग्री। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो रेगुलर हेक्सागोन की क्या किसको बोलते हैं, जिसका सारा साइड इक्वल हो और सारा एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। देन ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, बाबू याद रखना, रेगुलर हेक्सागोन का हर एक एंगल 720 बटा कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका हर एक एंगल कितना होता है बाबू 120 120 120 जाता है ऐसे। कोई दिक्कत। ये अगर 120 हो गया, तुमने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, अब बोल रहे हैं कि रेगुलर है तो साइड तो इक्वल होगा ना, तो साइड इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 30 30। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है, और इसका एक सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जरा उसको जरा समझ, वो बहुत काम का है। देखना इधर, थोड़ा देखने से नहीं पता चल रहा है क्या BC जो है AD के पैरेलल है, BC और AD आपस में क्या है पैरेलल है, यहाँ पे देखो, ठीक है। वैसे भी देखो, देखना इधर, टोटल एंगल तुम कितना बोला है, कितना होता है यही, यहाँ पर एक एंगल कितना 120, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अच्छा, ये 30 हो गया, हमको दिखाना है ये जो है इसके पैरेलल होगा, ठीक है।
और ये दोनों आपस में इक्वल। कौन? हाँ, ई एफ बी और बी सी भी पैरेलल हैं। ई एफ और ए डी, ई एफ ए डी और बी सी पैरेलल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर बनाओगे तो यहाँ पर अगर सी एफ को जोड़ोगे तो ई डी, सी एफ और ए बी पैरेलल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे में कि ये जो साइड है ना, देखना इधर, ये जो साइड है एफ डी जो होगा, जो बीच में जो डायगोनल जो दोनों साइड के जो पैरेलल मिल रहा है, ये इनका दुगना होता है। ये क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, अगर इसका लेंथ अगर 5 है, इसका लेंथ कितना होता है? 10 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना रहा है? उसको प्रूफ करना पड़ेगा। हैं? पैरेलल होता है और उसका दुगना होता है। नेट इंटीरियर्स कैसे दिखाएगा? करके देखो जरा। ठीक है, अच्छा, ये टोटल 30 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 90, और इधर का देखोगे तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी हो गया 90 डिग्री। और देखो, ये प्रूफ हो जाता है आसानी से, हम लेंदी कर रहे हैं। उसे सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग बना सकते हैं। इधर देखना, देखो इधर, मान लो कि इसका साइड का लेंथ लेते हैं। हमको ये तो पता है ना कि साइड सब सेम है, साइड का लेंथ सेम है। मान लो कि साइड का लेंथ मान लो कि x लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा? x। ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा कैसा ट्रेंगल है? आइसोसेलस। ये वाला साइड निकालना है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम या तो ज्योमेट्री से जाओ, नहीं तो हम लोग जो है साइन रूल ये सब पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल में तुम नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या लगाएंगे? ए अपॉन साइन लगा दे डायरेक्ट निकालने के लिए। तो हम लगा देते हैं ए सी अपॉन, यहाँ देखो, साइन 120। ठीक है, ए सी अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्या लिख देते हैं? साइन 30। कोई दिक्कत? तो ए सी का हमको वैल्यू निकालना है, तो ए सी अपॉन साइन 120 का वैल्यू √3/2, बी सी का हमको वैल्यू x दिया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा साइन 30 1/2, खत्म हो गया। ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा? √3x। बेकार में उतना सोच रहे थे, लो √3x हो गया। अब ये राइट ट्रायंगल है, ये x है, ये √3x है, पैथागोरस से रूट अंडर √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया ना 2x। ठीक है, तो हेक्सागोन का ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और इसीलिए ये प्रॉपर्टीज होने के कारण पूरा का पूरा जो हेक्सागोन है मात्र 2 साइड से गवर्न हो जाता है। अब तुम लोग का काम है, एक हेक्सागोन दे रहे हैं, बाकी सबको लिख के दिखाओ कि हाँ क्या क्या होगा। प्रॉपर्टी बता दिए ना, यहां देखो, रेगुलर हेक्सागोनल लग नहीं रहा लेकिन है। ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागोन है। ए बी हम वेक्टर ए दे रहे हैं, वेक्टर ई इसको दे रहे हैं वेक्टर बी। आपको निकालना है वेक्टर सी डी। फाइंड वेक्टर सी डी, जिस पर एरो लगा रहे हैं वो निकालना है। वेक्टर सी डी, वेक्टर ई डी, वेक्टर एफ ई, क्या? ठीक है, समझ आ रहा है? निकालो सारा वेक्टर निकालो, वेक्टर ए सी निकालो। ये क्वेश्चन से जो है आइडिया डेवलप हो जाए कि हाँ कैसे काम होता है। सब निकालो।
बस दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सारा वेक्टर निकल जाएगा, हो जाएगा। अगर ए बी मिल गया तो ये तो मेरा ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जो ए डी होता है वो मेरा क्या होता है, बी सी का दुगना होता है, ठीक है। तो 2 इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, क्या है उस वेक्टर बी ए है तो ये भी तुम्हारा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये इसके पैरेलल होता है, बस डायरेक्शन चेंज है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पैरेलल और इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये वेक्टर ए है तो ये तुम्हारा माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। अच्छा, नहीं निकल पाया, यहाँ देखो तो सी डी नहीं निकला है। सी डी क्यों नहीं निकला है? क्योंकि लेकिन निकल जाएगा, उसमें हम ट्रायंगल लगा देते हैं। सी डी निकालने के लिए इसमें हो क्या रहा, हम ए से सी पे जा रहे हैं, सी से डी पर, यानी कि ए डी पर चलेगा, ए से डी पर, तो क्या करें, 2b में से इसको क्या कर दें, माइनस, 2b में से इसको माइनस कर देंगे ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए सी वेक्टर सी डी इक्वल्स टू वेक्टर ए डी। और हमको पता है कि ए सी कितना है, ए प्लस बी है, सी डी हमको फाइंड करना है, ये 2 वेक्टर बी है, तो वेक्टर सी डी बराबर 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया, हमको पता है कि ये किसके पैरेलल होता है, इसके, लेकिन अपोजिट साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर, निकल गया सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज है उसमें जरा कंफ्यूज नहीं होना, पवन जरा इधर देखना, जैसे में कि ये जो वर्ड है ना, कोलिनियर और कोप्लेनर दो गो वर्ड आएगा, पहले इसमें तो कोलिनियर वर्ड ही आएगा, कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स और कोलिनियर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें जरा कंफ्यूज मत हुआ करो, यहाँ देखना, जहां कहीं भी प्रूव करने के लिए बोलेगा कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स, प्रूव करो कि पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि वो आपसे ये बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि मान लीजिए कि पॉइंट है ए बी सी डी, अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन पर रहेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन कोलिनियर ऑफ वेक्टर्स, इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, इस तरह से, या फिर एक लाइन पे भी हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ थ्री वेक्टर है लेकिन बोले कोलिनियर है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है, या फिर कोई दूसरा कांस्टेंट लेकर के के इंटू वेक्टर सी। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है कि वैसे वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, या फिर एक ही लाइन पर भी आ सकते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि वैसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर हो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर, ठीक है, उसका भी चर्चा कर देते हैं। हाँ, कोप्लेनर पॉइंट्स, वैसे पॉइंट्स जो कि एक ही प्लेन पर हो, ठीक है, वैसे पॉइंट्स जो कि क्या हो, एक ही प्लेन पर लाई करें, ठीक है, वैसे पॉइंट जो कि इस बोर्ड पर हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ले लें और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, दूसरे प्लेन में अब आ गए हम, ये एक अलग प्लेन था और दूसरा प्लेन यहाँ पर ले लिए, एक कोप्लेनर नहीं हुए, ठीक है। लेकिन कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, वैसे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन के पैरेलल हो, जिसमें इस पर हम एक वेक्टर खींच दिए और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम मूव करते हुए जाएंगे तो क्या इसी बोर्ड पर आ जाएगा ये, ठीक है, ये वेक्टर क्या बोले जाएंगे, कोप्लेनर। लेकिन अगर हम ऐसे वेक्टर ले लें तो ये कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको मूव करते हुए जाएंगे तो कंप्लीटली इस पर नहीं आएगा, बात समझ में आ गया ना। तो कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है, और कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर पॉइंट्स का मतलब वैसे पॉइंट जो कि एक ही प्लेन पर हो, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब वैसे वेक्टर्स
जो कि एक ही प्लेन के पैरेलल हो, एक ही प्लेन के पैरेलल हो, यानी कि जिनको हम शिफ्ट करें तो उसी प्लेन को पूरा पूरा आ जाए। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स तो मतलब वैसे पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब वैसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर हो। और कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब वैसे वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि इन सारे वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक लाइन पर ला करके शिफ्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? ये चीज दिमाग में चलना चाहिए कि क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या कोप्लेनर वेक्टर प्रूफ करना है कि कोप्लेनर पॉइंट्स प्रूफ करना है, या फिर कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करना है, या फिर कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। देखना जरा, बोल रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई, नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड मतलब जिस पर डायरेक्शन का साइन दिया हो। ठीक है, बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन हम कहीं पर ले लिए। जो भी क्वेश्चन बोलेगा तुम उसका फिगर बनाने की कोशिश करना। वेक्टर पूरा पूरा फिगर का खेल है। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया है, बोल रहा है कि इस ओरिजिन से जो है 4 वेक्टर खींचे गए हैं। ठीक है, कौन कौन? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या फिर ऐसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इधर लेते हैं वेक्टर डी। ठीक है, ऑरिजिन टू द पॉइंट ए बी सी डी, इसको नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है? ए बी सी डी। एंड इफ बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए इक्वल्स टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, then prove that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इधर उसने कंडीशन दिया है कि हमने ऑरिजिन से 4 पॉइंट लिए हैं ABCD, उनको नाम दे दिया है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी से। ठीक है, और चारों पॉइंट किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? बी माइनस ए इक्वल टू क्या है? सी माइनस डी है। तो प्रूफ कीजिए कि एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाएगा। बस समझिए, प्रूफ कीजिए कि एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाएगा। तो अगर हमको किसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, जरा इधर देखना, एक सिंपल सा फिगर लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर अब ऑरिजिन ले लो, रफ स्केच बना, एक क्वाड्रेटर ले लिया, यहाँ पर ऑरिजिन हो गया, ये मेरा क्या बन जाएगा? वेक्टर ए, कोई दिक्कत? ये मेरा क्या बनेगा? वेक्टर बी, ये मेरा क्या बनेगा? आयुष वेक्टर सी, ये क्या बनेगा? वेक्टर डी। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, अब उसने जो बोला है कि प्रूफ कीजिए ये पैरेललोग्राम है। क्या बोला प्रूफ करने के लिए? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज होता है? सिंपल एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तक किसी भी एक साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर के लैंग्वेज में बोले, अगर हम ये दिखा दें कि वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी इक्वल है तो काम बन गया, क्योंकि वेक्टर का इक्वल होने का मतलब होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी इक्वल, डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। डायरेक्शन सेम होने का मतलब होता है कि पैरेलल है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या होता है? पैरेलल है। अब वेक्टर इक्वल है तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो वेक्टर का यही फायदा होता है। वैसे ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं जब, तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि ये पैरेलल है, फिर क्या प्रूफ करते हैं कि लेंथ इक्वल है,
तो ज्योमेट्री में जहाँ हमको यूक्लिडियन ज्योमेट्री में दो काम करना पड़ता है, वेक्टर जो काम एक ही बार में निपटा देता है। तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वेक्टर ए बी, और क्या निकालेंगे, वेक्टर सी डी, और दिखा देंगे कि वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर सी डी। काम बन गया है, क्लियर है। यहाँ देखो तो लगा देते हैं साइन, मान लो किस पर लगा दिए, वेक्टर ए बी, और यहाँ पर लगा दिए वेक्टर सी डी, ठीक है। हाँ इधर देखना, इधर वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, वैसे मत लिखा करो, लिखने का तरीका सुधारना है। वेक्टर ए बी फाइंड करना है ना, ए बी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी, इसको ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। क्या लिखोगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी क्या पवन, क्लियर है। अच्छा यहां देखना, तो ओ ए कितना है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या आ गया, पहला इक्वेशन मिल गया ना। दूसरा इक्वेशन उसी तरह से तुम क्या टारगेट लेके चले हो कि हम ए बी इक्वल टू सी डी दिखा दें। सी डी कौन से ट्रायंगल में है, सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी, वहीं ओ डी सी ओ डी, इन ट्रायंगल ओ डी सी या फिर सी ओ डी लिख सकते हैं। वेक्टर यहाँ देखना, किसको किसको लिखेंगे आयुष जरा बोलना, किसको किसको लिखेगा, किसको किसको जोड़ के किसके इक्वल लिखेगा, ओ डी प्लस डी सी, वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी। ओ डी तुम्हारा वेक्टर डी है, और ये हो गया तुम्हारा डी सी, ये हो गया वेक्टर सी। तो वेक्टर डी सी इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा यही चीज तो लेकिन दिया हुआ है, बी माइनस ए इक्वल टू क्या है, सी माइनस डी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर डी सी, क्योंकि हमारे पास गिवन में दिया हुआ है बी माइनस ए इक्वल्स टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, क्या मेरा गिवन है। और जैसे ये वेक्टर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया पवन, जल्दी से इसको लिखो। एक क्वेश्चन है जिससे मतलब अभी जितना भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना इधर, अभी जो आगे का जो भी मतलब कि अगला 7 दिन 8 दिन का जो भी क्लास चलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जो कि आगे जैसे ही वेक्टर पढ़ेंगे तो वो सब जो भी सब टेक्निक सीखेंगे, कोप्लेनर वाला, कोलिनियरिटी वाला, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट सीखेंगे जो कि आगे के कंसेप्ट सीखने पर जो है और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखना, बोल रहा है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट magnitude of their difference is √3, is √3। क्वेश्चन के पहले मतलब समझो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर है, बनाओ पहले, मान लो ले लिए ए कैप, ठीक है, दूसरा यूनिट वेक्टर बी से सी ले लिए बी कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर ही आ गया, ठीक है। यानी कि इसका सम क्या होगा आयुष, इसका सम क्या होगा, ए कैप और बी कैप का सम कहाँ पर होगा, ड्रा होगा, कैसे ड्रा होगा, हाँ ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, सम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ये क्या होगा तुम्हारा ए कैप प्लस बी कैप, ये भी तुम्हारा क्या यूनिट वेक्टर ही,
यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है तब 1 है। पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, तो बोल रहा है कि अगर ए कैप प्लस बी कैप भी 1 है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, जरा खुद से जरा सोचने की जरूरत है। तो बताइए ए कैप माइनस बी कैप का जो है मैग्नीट्यूड कितना है, बोला प्रूव करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस यानी कि ए कैप माइनस बी कैप वो कितना होगा, √3 होगा। तो जो वेक्टर जो बनेगा ए कैप माइनस बी कैप, ये बनेगा, यानी कि हमको ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकल जाएगा तुम लोग से? कोशिश करो जरा। छोटा सा इसमें ट्रिक प्ले किया है, बस छोटा सा। अरे एसी क्या है, प्लस किए तो ऐसे ही जाएगा ना, और ये अगर माइनस किए ऐसे आया तो ये ऐसे गया। है ना, जो कि मिस कर देता है स्टूडेंट शुरुआत में। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल हो गया ये, बस में आ गया। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि तीनों का लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया। ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल। लग नहीं रहा है, तो फिगर बेटर बनाना है तो ऐसे बनाइए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। तो यहाँ का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। और फिर ये क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, फिर ये बनेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए कैप माइनस। क्लियर है? अच्छा, जब ये ऐसे गया है, इधर देखना, तो यहाँ देखो, तो ये भी तो 1 है और ये भी क्या है, 1 है, और यहाँ पर 60 डिग्री हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस तभी बताए थे कि एंगल कितना 30 और 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो उसका भी हमको जरूरत नहीं। तो ये टोटल कितना हो गया तब, 90 डिग्री हो गया ना। यहाँ देखो, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। लेंथ बोल रहे हैं, वेक्टर नहीं, हाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट है तो 1, और यहाँ पे क्या है 1। ए माइनस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना 1 और 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। AD का हमको फाइंड करना है, और AD मेरा है क्या, मॉड ऑफ लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप। ये वेक्टर कौन है, AD। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी लिखना चाहेगा तो ऐसे लिखेगा, AC का अगर लिखना है तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, और इसको लिखेगा तो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1। ए कैप प्लस बी कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। 3 इक्वल्स टू समझ आ गया। और एक छोटा सा चीज़ है, उसको लिख देते हैं, बाकी उसके बाद तुम लोग अपना बनाते रहना। ठीक है, यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखना,
सबसे पहली बात कि अगर कोई वेक्टर ए है, यहाँ देखो, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। बस समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड बस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस समझ में आ रहा? लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। -3 से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड तिगुना तो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसी तरह से -1/3 से करें तो मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड जो होता है उतना टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम ही रह जाएगा, और स्केलर अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही सारा चीज़ इसमें है। और कुछ बेसिक चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई स्केलर है आगे, m क्या है, स्केलर है, तो वेक्टर को जोड़ करके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को जोड़ो, बात बराबर है। ठीक है, इस सबको हालांकि प्रूफ करना पड़ता है, ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, अब बहुत आसान प्रूफ है, तो अभी तो टाइम नहीं है। या फिर याद रखना, किसी वेक्टर कोई 2 स्केलर है, एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो इसका मतलब हो गया कि दोनों स्केलर को जोड़ करके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, या फिर स्केलर को वेक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद जोड़ दिए, ठीक है, तो भी ये काम जो है इसमें वैलिड है सब। यानी कि अलजेब्रा जो है इसमें आराम से काम करता है, आराम से जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो जितना हो सके उसमें पूरा जो है कंप्लीट करने की कोशिश करना।